आज हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितना टॉपिक होगा इंटर का आज सब हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लो। उसके बाद देखो, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। एकल आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसमें क्या आता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाया जा रहा है Q। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और वह कार्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध होगा। ठीक, तो प्लस Q आवेश को इसमें लाते हैं, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्टेटमेंट लिख लो। मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र E में, मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र E में कोई बिंदु P है, जिस पर बाह्य विभव V है, जिस पर बाह्य विभव क्या है, V है, तब आवेश Q को बिंदु P तक लाने में, आवेश Q को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव। W बराबर आवेश Q विभव V। अब यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य, इसको U से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ W से। U बराबर मेरा हो जाएगा QV, U बराबर QV। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु A है, यहाँ पे एक आवेश Q1, यहाँ पर एक बिंदु B है, यहाँ पर एक आवेश Q2 है। ठीक है, A B Q1 Q2 प्लस है दोनों, प्लस माइनस रहेगा तो मतलब जैसा चिन्ह है वैसा रख देंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस निकाय के में विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, अभी लिख लीजिए थोड़ा सा स्टेटमेंट। मान लीजिए Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाया जाता है। Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाया जाता है। उसके बाद अनंत से Q2 को बिंदु B तक लाया जाता है। उसके बाद अनंत से प्लस Q2 को बिंदु B तक लाया जाता है, बिंदु B तक लाया जाता है। अब
हाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये मानेंगे कि अनंत से Q1 को लाए तो Q2 नहीं था। जब Q1 को लाए तो हमें कहीं से वैद्युत बल, मतलब Q1 पर कहीं से वैद्युत बल नहीं लगा। ध्यान से सुनिए, जैसे यहाँ कोई आवेश नहीं है, प्लस Q1 को अनंत से हम बिंदु ए तक लाए। अनंत से बिंदु ए तक लाने में कोई वैद्युत बल उस पर लगा ही नहीं, क्योंकि किसी का क्षेत्र नहीं था। बात समझ में आया? जब अनंत Q1 प्लस Q1 को अनंत से बिंदु ए पर लाएंगे तो कोई बल नहीं लगा, तो कोई कार्य नहीं हुआ। जब कोई कार्य नहीं हुआ तो यहाँ पे W1 क्या हो जाएगा? 0। यहाँ लिखेंगे अनंत से प्लस Q1 को बिंदु ए तक लाने में, बिंदु ए तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। इसलिए W1 बराबर कितना हो गया? 0। W1 कितना हो गया? 0। क्यों 0 होगा? अनंत से जब हम Q1 को बिंदु ए तक लाए तो हमें वहां पर न किसी का क्षेत्र था, और जब किसी का क्षेत्र नहीं था तो हमें उस पर वैद्युत बल नहीं लगा। वैद्युत बल कब लगता है? जब बराबर QE, जब किसी का क्षेत्र होगा तभी वैद्युत बल काम करेगा। तो बिंदु ए को सबसे पहले अनंत से यहाँ तक लाए, किसी का वैद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, इसलिए W1 बराबर 0। अब पुनः प्लस Q2 को अनंत से बिंदु ए बी तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान से देखिए, अब Q2 को जब वहां से लाएंगे तो ए वाला अपना क्षेत्र फैलाएगा। इसके क्षेत्र में जब Q2 आएगा तो उस पर एक बल लगाएगा। जब बल लगाएगा तब क्या होगा? कार्य होगा। तो वो वाला कार्य क्या है? W2। क्या है? W2 बराबर Q2V। V हम क्यों लिखे? ये V किसके कारण है? Q1 के कारण। V किसके कारण है? Q1 के कारण है। Q1 के कारण। अब W2 बराबर तब क्या हो जाएगा? Q2। V का मान हम लोग पढ़े हैं K Q1/R। ठीक, इसको नोट करो। W2 हो जाएगा K Q1 Q2/R। समझ में आया? ये W2 हो गया। अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा W1 प्लस W2। निकाय की स्थिति ऊर्जा W1 प्लस W2। यहाँ पर W लिखेंगे, W1 के स्थान पर 0 और W2 के स्थान पर K Q1 Q2/R। फिर W बराबर हो जाएगा हमारा K का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता। यही कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगी। यही कार्य किसके रूप में संचित होगी? स्थिति ऊर्जा के रूप में। निकाय की स्थिति ऊर्जा बराबर, अच्छा इसी को हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर, चलिए अच्छा यही U मान लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/। क्यों? साइड लिख लो। W के बराबर थी, W के बराबर ही तो U है। समझ आया ना? थोड़ा सा इस डेरिवेशन को फिर से शॉर्टकट में समझते हैं। जैसे हम प्लस Q1 को अनंत से बिंदु ए तक, यहाँ 2 बिंदु है, ठीक है। प्लस Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाए तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? किसी का क्षेत्र नहीं था, इसलिए उस पर बल नहीं लगा। कार्य करने के लिए बल जरूरी है, विस्थापन भी जरूरी है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण भी जरूरी है। बात समझ आया ना? तो बल नहीं लगा तो इसलिए कार्य शून्य। अब प्लस Q1 को यहाँ तक ला दिए, अब प्लस Q2 को अनंत से ला रहे हैं,
जब हम आएंगे इसका क्षेत्र होगा, यह क्या करेगा, उसको आने के लिए विरोध करेगा, मतलब तुम मत आओ, हम यहाँ हैं, तुम मत आओ हमारे पास, क्योंकि दो बराबर आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को पास, समझा। तो पास खींचेगा तब भी कार्य होगा, और ऋणात्मक हो जाएगा, जब उसको दूर ढकेलेगा तब भी कार्य होगा, और क्या होगा, धनात्मक होगा, समझा। तो यहाँ पर Q2 लाए, तब Q2 के लिए लाने में आप कार्य करना पड़ा। अब निकाय की स्थिति ऊर्जा इसका दोनों का प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये प्राप्त हो गया। ठीक, थोड़ा इसमें इसको नोट कर लो। विद्युत स्थिति मात्रक व विमाएं, विद्युत स्थिति ऊर्जा की मात्रक कामा विमी सूत्र और राशि कार्य के समान होती है, कार्य के समान होती है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, जैसे U का अगर मात्रक लिखना है और W का मात्रक, W का मात्रक क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल। ठीक, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र याद करिए, mL² (2). ठीक है, और राशि होगा अदिश, क्या होगा, अब हमारे पास देखिए 2 से अधिक निकाय है, 3 ठो ले लिए, 4 ठो भी ले सकते हैं, 5, 6, 7 चाहे जितना ले सकते हैं। अब 2 से अधिक निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करें उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले Q1 को, मान लीजिए ये दोनों नहीं थे, सबसे पहले Q1 को यहाँ पर लाए, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, Q1 को 1 तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा बच्ची, 0। W1 बड़ा 0, कोई पूछेगा क्यों 0, तो बता लोगे ना, क्योंकि पहले और Q2 को, उसके बाद Q2 को B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर हो जाएगा Q1V, होगा नहीं, Q1 नहीं Q2। ठीक है, अब इसके कारण यहाँ विभव निकालो, W2 बराबर Q2, ये दूरी मैं R12 मान ले रहा हूँ, ये R23, R13, 1 2, 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 1 से 3। ठीक, Q2V, V क्या हो जाएगा हमारा, K, देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है इसके कारण है, Q1 के कारण, तो K Q1/R12। ठीक है, फिर W2 हमारा हो जाएगा K Q1 Q2/R12, ये W2 हो गया। ठीक है, अब Q3 को A तक, Q3 को C तक, कहाँ तक, C तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो ध्यान से, Q3 को हम C तक लाएंगे तो यह भी विरोध करेगा और यह भी विरोध करेगा, तो हमारा हो जाएगा किया गया कार्य किसके किसके बराबर है, ध्यान देखो, W3 बराबर Q3V ना प्लस Q2V, यहाँ V के पास मैं लिख रहा हूँ 13, Q3V, Q3, एक मिनट फिर से समझ लो, Q3 को C तक लाने में किया गया कार्य W3 बराबर Q3V13 प्लस Q3V23। अब देखो ध्यान से, जब हम इसको Q3 को अनंत से यहाँ पर लाएंगे तो यह वाला भी विरोध करेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज यहाँ पे है, इसका वोल्टेज यहाँ पर है और Q2 का भी वोल्टेज यहाँ पर है, तो
Q1 का वोल्टेज का हमने नाम दिया है 13 V13 और Q2 का यहाँ वोल्टेज क्या है V23। हम लोग W3 का मान रखते हैं। Q3 ऐसे ही रहने दीजिए, V3 का मान हो जाएगा K। अब इसके कारण है ना, तो Q1 बटे R13 सही है। 13 किसका वोल्टेज है, यह वाला यहाँ उत्पन्न किया है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज जब हम लिखेंगे तो वोल्टेज का सूत्र होता है K Q1 R होता है तो हम R13 ठीक, प्लस Q3 इसका क्या होगा K Q2 अपान R23। इसको सही से लिख लेते हैं। W3 बराबर K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q2 Q3 बटे R23। ये W3 हो गया। क्या हो गया? अब क्या करना है, पूरे निकाय लिखो, पूरे निकाय नहीं तो निकाय में सभी आते हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। जल्दी करो जल्दी। आप देखिए W ऊर्जा के स्थान W बराबर W1 हम पहले निकाले 0 ठीक है, प्लस W2 का मान 1 है ठीक है, हम लोग निकाले W2 का भी मान निकाले हैं, प्लस W3 का मान ठीक इसके पहले निकाले यहाँ से यहाँ तक। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो W बराबर ये हो जाएगा। तो W ही तो U है, किया गया कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा है। तो W का स्थान U, ये वाला सारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के सूत्र का उपयोग करते समय, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के सूत्र का उपयोग करते समय आवेशों को उसके चिन्ह के साथ लिखा जाता है। आवेशों को उसके चिन्ह के साथ लिखा जाता है। आवेशों को उसके चिन्ह के साथ लिखा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यह एक वैद्युत क्षेत्र है। और वो कैसा वैद्युत क्षेत्र है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र नहीं है, सभी जगह एक समान है ठीक है। इसी में एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव कैसा है, वह वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर है। वह वैद्युत द्विध्रुव कैसे है, क्षेत्र से थीटा कोण पर है। यहाँ -q, यहाँ पे +q ठीक। क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और वैद्युत द्विध्रुव किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। ऋण से धन की ओर इसकी दिशा होती है, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव दिशा ऋण से धन की ओर। अब ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, वैद्युत द्विध्रुव ऋण से धन की है। तो यह क्षेत्र से कितना अंश कोण बनाया है, थीटा। कितना अंश कोण बनाया है, थीटा। हम यहाँ लिख देते हैं। बात समझ में आया? जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है तो उस पर एक बल आघूर्ण रखता है। बल आघूर्ण क्या काम करता है, ध्यान से सुनो। बल आघूर्ण क्या होगा ना, वह इसको इसके डायरेक्शन में करने का प्रयास करेगा। जैसे मान लो हवा चल रहा है इस तरफ ना, हम ऐसे हैं, मतलब हम आगे की ओर झुके हैं, हवा इस डायरेक्शन चल रहा है तो हवा हमें क्या करेगा, सीधा करने का प्रयास करेगा। सीधा हो जाएंगे फिर पीछे करने का प्रयास करेगा, करेगा नहीं। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, जब भी कोई आवेश आएगा तो उसको इस डायरेक्शन में बल लगाएगा ना। और वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर है, तो वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्विध्रुव को सीधा करने का प्रयास करता है। सीधा करने का प्रयास क्यों करता है, उसको ध्यान सुनो। वैद्युत क्षेत्र में ना इस तरफ ऋण आवेश मान लिया, इस तरफ धन आवेश मान लिया करो। क्या माना करो, धन आवेश, क्योंकि धन आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र मतलब उसके इस डायरेक्शन होता है ना। ऋण आवेश में ऐसे आता है।
जैसे धन आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन होगा, यहाँ ऋण आवेश है, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, जिसको न समझ आए ध्यान से उसको समझे। धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में, ऋण आवेश है इस दिशा में। अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में है तो यहाँ हम कौन सा आवेश मान सकते हैं? धन ना। और इस तरफ क्या मानेंगे? ऋण। अब ध्यान से समझो, ये धन है, इसको प्रतिकर्षण बल ऐसे लगाएगा और ऋण को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? अब दिमाग लगा, जब इसको उस साइड में ढकेल रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो सीधा होगा कि नहीं? होगा ना। हाँ, तो वही मैं बताना चाहता था, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अगर थीटा कोण पर रखेंगे तब वह उस पर एक बलाघूर्ण आरोपित करेगा। क्या आरोपित करेगा? बलाघूर्ण। और उस बलाघूर्ण का परिमाण होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। बात समझ में आया? ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पी क्या होता है? पी क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब देखो, अब बल आघूर्ण ऐसे लग रहा है। अब बल आघूर्ण क्या करेगा? उसको जो है सीधा करने का प्रयास करेगा। सीधा करने का प्रयास करेगा तो हम मान लेते हैं वह जो है डी थीटा कोण तक पहले सीधा किया। पहले पूरा नहीं मान लेंगे, तुरंत ही थीटा सीधा कर दिया। हमें सूत्र का निगमन करना है तो पहले थोड़ा सा मान लीजिए डी थीटा कोण बल आघूर्ण लगने से इसका जो एक कोण होगा डी थीटा जो है झुक गया। ठीक, तो थोड़ा सा झुका है तो थोड़ा सा कार्य हुआ होगा। बल से भी कार्य होता है और बल आघूर्ण से भी कार्य होता है। तो बल आघूर्ण से जो कार्य होगा, अभी लिखना हो तभी मैं, अच्छा, डी थीटा जो कोण पे थोड़ा सा नीचे आएगा तो थोड़ा सा कार्य होगा। जैसे कि हम इसको ज्यादा यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, ज्यादा काम होगा। यहाँ से थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा सा कार्य होगा। तो थोड़ा सा कार्य का सूत्र होता है डी। किसी मतलब भौतिक विज्ञान में किसी को थोड़ा सा लिखना है तो उसके पहले डी लगा दो। बात समझ आया? तो डी बराबर हो जाएगा टाउ डी थीटा। क्या होगा? टाउ माने बल आघूर्ण डी थीटा। और डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ के स्थान पर लिखेंगे पी ई साइन थीटा और डी थीटा। ठीक, अब हमें पूरा कार्य चाहिए। जब पूरा कार्य चाहिए तो हम गणित का सहारा लेंगे। गणित के सहारा से अगर छोटा चीज पता है तो उसका समाकलन कर देंगे तो बड़ा चीज हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से डी हटेगा तो इधर इंटीग्रेशन लग जाएगा। W बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब एक बात और ध्यान दो दिमाग में, मान लो प्रारंभिक स्थिति θ1 था। ठीक है, θ1 था, हमें θ2 तक घुमाना है तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। θ1 से घुमाना है कहाँ तक? θ2 तक। समझ आया? अब देखो, एक क्या है, एक समान है, या भी वैद्युत द्विध्रुव की जो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2ql। ये तो बदलेगा नहीं, P बराबर 2ql तो बदलेगा नहीं। तो यह भी अचर हो गया। और यह E क्यों अचर है? क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग अचर मान लेते हैं। इस निकाय के लिए, इस डेरिवेशन के लिए ना तो P बदलने वाला है ना ही E। समझ में आया? θ1 θ2 बदलेगा क्योंकि इस समय अभी थीटा था तो हम थोड़ा सा घुमा दिए डी थीटा तो कोण परिवर्तन हो गया ना, इसलिए और चेंज होगा। अब P और E चेंज नहीं होगा, इसलिए हम P और E को बाहर कर लेंगे। P E क्यों बाहर हुआ? समझ में आया? ये सब नियतांक है इस सिस्टम के लिए, इस निकाय के लिए। ये सब क्या है? नियतांक, ये नहीं बदलने वाला है। θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। पी ई साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कास थीटा। क्या होता है? यहाँ θ2 हो गया, क्या हो गया? θ1। फिर W बराबर पी ई, ऋण को बाहर कर लेते हैं, कास थीटा, ठीक, θ2 θ1। फिर कितना हो जाएगा बताओ? माइनस पी ई कास θ1 माइनस कास θ2 माइनस कास θ1। कैसे पहले लिखा जाता है? पहले थीटा के स्थान पे θ2 लिखेंगे, फिर माइनस देकर
थीटा के स्थान पे θ1 लिखेंगे। ठीक, और यह वाला जब ऋण अंदर घुसेगा तो क्या होगा, ये वाला धन हो जाएगा, यह वाला ऋण हो जाएगा। तो हमारा एक लाइन और W बराबर cos PE cos θ1 माइनस cos θ2। बात समझ में आया ना। ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद डेरिवेशन लिख लो। देखो, मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, तब द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। समीकरण नंबर 1, टाउ बराबर PE sin थीटा, समीकरण नंबर 1। हो गया। आगे अब द्विध्रुव को डी थीटा कोण, अब समझ लो ध्यान से, ऐसे समझो, डी थीटा को चाहे इधर घुमाए चाहे इधर घुमाए, समझ में आया। जब क्षेत्र के विपरीत जाएंगे तो कार्य धनात्मक हो जाएगा, क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक क्यों होगा, ध्यान, अभी तो क्षेत्र भी तो चाह रहा है इधर हो, अगर हम इसके दिशा में इसको घुमा दिए डी थीटा, तो हम क्षेत्र की दिशा में काम कर दिए, तो मेरा कार्य ऋणात्मक, मतलब हम दुश्मन के दिशा में अगर काम करेंगे तो ऋणात्मक होगा, उसके विपरीत जाएंगे तो मन को तसल्ली मिलती है, तो क्या हो जाता है, धनात्मक। तो हम क्या करेंगे, डी थीटा को इधर घुमाएंगे ना, जब डी थीटा को इधर घुमाएंगे क्षेत्र के विपरीत गए तो वह कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक। डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, क्या लिखे, डी थीटा को घुमाने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। ठीक, अब सारा मान रख दो, आ जाएगा। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को अगर हम क्षेत्र के समांतर रखते हैं, मतलब प्लस Q और माइनस C, इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी अवस्था। क्या कहते हैं, अस्थायी अवस्था। अस्थायी अवस्था, इसमें थीटा क्या होता है, 0 अंश। क्या होता है, क्यों 0 अंश होता है, क्षेत्र की दिशा भी इधर है और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी इधर है, समझ में आया ना। E की दिशा भी इधर है, E की दिशा भी इधर है, तो यह अस्थायी अवस्था होता है। यहाँ पे थीटा 0 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, और अस्थायी में क्या होता है, प्लस Q इस साइड होता है और माइनस Q इस साइड होता है। तो ध्यान दो, अगर प्लस Q इस साइड हो गया और माइनस Q इस साइड हो गया, अब वैद्युत क्षेत्र इस साइड है, बात समझ में आया। तब क्या करेगा, यहाँ पे धन है, मतलब नहीं, धन इधर है, हम बताए थे धन इधर है, तो ए वाला जो यहाँ वाला पहले वाला धन था, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ऋण इधर है तो इसको भी प्रतिकर्षित करेगा। तो ये द्विध्रुव क्या करेगा, बीच में कंपन करेगा, उसको कहते हैं अस्थायी अवस्था। नहीं समझे क्या,
फिर से समझ लो, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम ऐसे मान लिए, या यही चलो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम ऐसे मान लिए, तो यहाँ पे कौन सा आवेश मानते हैं? धन आवेश। और इधर क्या मानते हैं? कल्पना करते हैं, ऋण आवेश मानते हैं ना। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर धन वालों को इधर कर दिए, ऋण वाले को इधर कर दिए, तो क्या होगा? यह धन वाले को प्रतिकर्षित करेगा या ऋण वाले को प्रतिकर्षित करेगा? करेगा कि नहीं? तो अस्थाई में रहेगा, मतलब वो दोनों तरफ से ढकेला जा रहा है, दोनों तरफ से परेशान है। या अभी इसको कह रहा है दूर जाओ, अभी उसको कह रहा है दूर जाओ, जाए तो जाए कहाँ? तो क्या है? अस्थाई। क्या है? तो अस्थाई में थीटा कितना लिया जाता है? 180। फिर से अस्थाई में थीटा कितना? 0। अस्थाई में 180। तो नोट नंबर 1 यही, द्विध्रुव को अस्थाई अवस्था से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE, यहाँ θ1 कितना लिए? ये 0 अंश ले लो, θ2 नहीं बदल, लेकिन θ2 के थीटा मान ले। ठीक, तो काश θ1 था प्लस काश θ2 था। ठीक है, मान रखिए कितना आएगा भाई? PE काश 0 प्लस काश थीटा, W बराबर PE 1 प्लस काश थीटा। माइनस था ना यहाँ पर? हाँ, ठीक। नोट नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव को अस्थाई अवस्था से अस्थाई अवस्था तक, अस्थाई अवस्था से अस्थाई अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ पर θ1 0 होगा और θ2 कितना होगा? 180। तो मान रख दो W बराबर PE काश θ1 माइनस काश θ2। मान रखो भाई, W1 बराबर PE काश 0 माइनस काश 180 कितना होगा? बताओ जल्दी। PE काश 0 को माने इसका मान एक धन हो जाएगा। W बराबर कितना हो जाएगा हमारा? P2P कितना होगा? 2PE। जब विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा से, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा से अन्य दिशा में घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। θ1 कितना होगा? 90 अंश। कितना होगा? हाँ, 90 अंश से अन्य दिशा में घुमाया जाएगा, तब जो कार्य होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सूत्र इसका हो जाएगा U थीटा बराबर W, पहले W लिख लेते हैं। W होता है, W क्या होता है? PE काश θ1 माइनस काश θ2। यहाँ पर θ1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 90 अंश, और θ2 कितना लेंगे? थीटा। ठीक, तब U कितना मेरा हो जाएगा?
यू थीटा बराबर पी ई कास 90 माइनस कास थीटा। यू थीटा कितना हो गया? पी ई 0 माइनस कास थीटा ना। यू थीटा बराबर होगा माइनस पी ई कास थीटा। समझ में आया? ये होगा। और बात ध्यान देना, अब अस्थाई संतुलन कहेगा तो थीटा 0 हो जाएगा, और अस्थाई संतुलन कहेगा क्या होगा? 180। यहाँ पे थोड़ा सा नोट में लिख लो। अस्थाई अवस्था में थीटा कितना होगा? 0 अंश। और अस्थाई में कितना होगा? अस्थाई अवस्था में थीटा होगा 180।